नमस्कार बच्चों। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं प्लांट किंगडम में टेरिडोफाइट्स की। इससे पहले हम लोग ब्रायोफाइट्स और एल्गी जो है वो कवर कर चुके हैं पूरी तरह से, फुल डिटेल में, नीट के अकॉर्डिंग। और एनसीईआरटी को बिल्कुल लाइन बाय लाइन हम लोगों ने फॉलो किया है। इस लेक्चर को भी हम लोग प्रॉपर एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन एकदम से डिकोड करेंगे, ठीक है। और ये लेक्चर भी आपका प्रॉपर नीट के लिए ही रहने वाला है। तो हेडिंग डाल दीजिएगा, टेरिडोफाइट्स। आज इसको डिकोड करते हैं और ये भी पूरा की पूरा कैसा रहेगा, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन। कोई भी चीज एनसीईआरटी से बाहर हम नहीं करेंगे। हर एक पॉइंट जो है वो एनसीईआरटी को लेकर के ही हम लोगों को चर्चा करनी है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें इसके इंट्रोडक्शन को लेकर के और इसके हैबिटेट को लेकर के। तो फर्स्ट हेडिंग आप यहां पर डालना है, इंट्रोडक्शन एंड हैबिटेट। कि टेरिडोफाइट का, पहले तो टेरिडोफाइट के बारे में बेसिक जानकारी, जैसे हमने ब्रायोफाइट्स को कहा था एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम, ऐसे ही जो टेरिडोफाइट्स होते हैं इनको भी हम लोग एक नाम देते हैं। इनको हम लोग कहते हैं रेप्टाइल्स ऑफ द प्लांट किंगडम। इन्हें क्या कहा जाता है, आल्सो कॉल्ड द रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। जैसे हम लोगों ने ब्रायोफाइट्स को क्या कहा था, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, ऐसे ही टेरिडोफाइट्स को रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। जैसे कि एनिमल किंगडम के अंदर जो रेप्टाइल्स हैं वो सबसे पहले ट्रू लैंड एनिमल्स हैं। रेप्टाइल्स सबसे पहले एनिमल है जो एक्चुअल में जमीन पर रहना सीखे। उसी तरीके से प्लांट के अंदर टेरिडोफाइट्स ये भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। जैसे रेप्टाइल्स सबसे पहली बार जमीन पर रहना सीखे, ऐसे ही टेरिडोफाइट्स भी सबसे पहली बार जमीन पर, प्रॉपर सूखी जमीन पर ग्रो करना सीखे। यानी कि ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट हैं। कैसे हैं भाई ये, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट। टेरेस्ट्रियल प्लांट, टेरेस्ट्रियल प्लांट से मतलब है जमीन पर उगने वाले प्लांट। फर्स्ट लैंड प्लांट, फर्स्ट ट्रू लैंड प्लांट्स। ब्रायोफाइट्स भी जमीन पर ही उग रहे हैं, वो कौन से हवा में उग रहे थे, लेकिन उनको प्रॉपर नमी की जरूरत थी, उनको मॉइस्चर की जरूरत थी, उनको रिप्रोडक्शन के लिए तो पानी की जरूरत थी। यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। ये बिल्कुल, अगर हम इवोल्यूशन की दृष्टि से बात करें, इवोल्यूशन के पर्पज से बात करें, तो टेरिडोफाइट सबसे पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट हैं। सबसे पहले जमीनी पौधे यही हैं। और तो और इनके पास वेस्कुलर टिश्यू भी होते हैं। ये एक और अच्छा पॉइंट है, हैविंग वेस्कुलर टिश्यू। अभी तक हमने वेस्कुलर टिश्यू नहीं देखे, ना एल्गी के अंदर वेस्कुलर टिश्यू देखे, ना ब्रायोफाइट्स के अंदर वेस्कुलर टिश्यू देखे। इनके अंदर वेस्कुलर टिश्यू होते हैं। वेस्कुलर टिश्यू मतलब इनके पास जाइलम और फ्लोएम, सॉरी, जाइलम और फ्लोएम, ये दोनों चीजें जो है वो इनके पास प्रेजेंट होती हैं। जाइलम भी प्रेजेंट होता है और फ्लोएम भी। तो वेस्कुलर टिश्यू यहां पर प्रेजेंट हैं। यानी कि ये सबसे पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट हैं विद द वेस्कुलर टिश्यू, जिनके पास वेस्कुलर टिश्यू है। यानी कि हम ये बोल सकते हैं, हाँ एक और चीज जो इनके बारे में खास बात है कि इनके पास सीड नहीं बनते। यानी कि ये वेस्कुलर टिश्यू वाले प्लांट तो हैं, लेकिन क्रिप्टोगैम की कैटेगरी में आते हैं। इनको बेसिकली एक नाम दिया जाता है वेस्कुलर क्रिप्टोगैम, मतलब बिना बीज वाले वेस्कुलर प्लांट। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। ये नाम जरूर याद रखिएगा, छोटे छोटे से टेक्निकल वर्ड हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद ये सबसे पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट है या सबसे पहले लैंड प्लांट हैं। इनके पास वेस्कुलर टिश्यू होता है, जाइलम फ्लोएम इनके पास होते हैं। और इनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स मतलब वो होते हैं जिनके अंदर सीड नहीं होते हैं। यानी कि ये वेस्कुलर प्लांट तो हैं लेकिन टिश्यू, सॉरी, इनके अंदर सीड नहीं होते हैं। वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स का मतलब क्या है, दीज आर दी वेस्कुलर प्लांट्स। बिल्कुल सही बात है, वेस्कुलर प्लांट है विदाउट द सीड, लेकिन इनके अंदर सीड नहीं बनते हैं। इस चीज को आप लोग याद रखना,
वैस्कुलर प्लांट तो इनके अंदर हैं, मतलब वैस्कुलर टिश्यू तो इनके अंदर है, लेकिन सीड फॉर्मेशन इनके अंदर नहीं होता है, इसीलिए इनको हम लोग वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स बोलते हैं। क्लियर हो गया। और रेप्टाइल्स और प्लांट किंगडम क्यों कहा जाता है? क्योंकि जैसे एनिमल्स के अंदर रेप्टाइल्स पहले ट्रू लैंड एनिमल थे, ठीक वैसे ही प्लांट के अंदर सबसे पहले ट्रू लैंड प्लांट्स टेरिडोफाइट्स थे, इसलिए टेरिडोफाइट्स को हम लोग रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। ये एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन हो गया। फिर हम बात करें यहां पर इनके हैबिटेट की, कि ये कैसी जगहों पर रहना पसंद करते हैं। तो टेरिडोफाइट्स को ठंडी जगह पसंद है, जहां पर कूल एरिया हो। टेरिडोफाइट्स को नमी वाली जगह पसंद है, डैम्पी एरिया, और छायादार एरिया यानी कि सेडी एरिया इनको पसंद है। तो कूल एरिया, ठीक है, डैम्प एरिया एंड शेड एरिया, ये इनके लिए ज्यादा सूटेबल माना जाता है, ज्यादा अच्छा माना जाता है। तीन चीजें हैं, कौन कौन सी हैं? कूल यानी कि ठंडा एरिया, डैम्प यानी कि जहां पर नमी होती है, और शेड यानी कि जहां पर छाया मिलती है, जहां पर थोड़ी सी डायरेक्ट धूप ना हो, छायादार एरिया है, वहां पर ये ज्यादातर अपन को देखने को मिलते हैं। कुछ तो ऐसी होती हैं जो रेतीली मिट्टी में भी अच्छे से ग्रो करती हैं। सम स्पीसीज आर फाउंड इन सैंडी सॉइल, कुछ स्पीसीज तो ऐसी हैं आल्सो ग्रो वेल इन सैंडी सॉइल, रेतीली मिट्टी में। सोचो, जैसे राजस्थान वाली जो रेतीली मिट्टी है ना, जहां पर पानी बिल्कुल ही कम है, वहां पर भी ग्रो कर जाती हैं। तभी तो कहते हैं कि प्रॉपर जो लैंड प्लांट है, ट्रू लैंड प्लांट है, बेसिकली वो यही है। इस चीज को याद रखना। तो हालांकि अच्छी जगह से ये बढ़िया ग्रो करते हैं, कूल, डैम्प और शेड एरिया में, लेकिन कुछ स्पीसीज टेरिडोफाइट की हमको सैंडी सॉइल के अंदर भी देखने के लिए मिलती हैं। यहां पर इनके यूजेस की बात करें तो इनका यूजेस भी है, बिल्कुल इनका यूजेस है। टेरिडोफाइट्स के कई सारे यूजेस हम लोग मेडिसिनल पर्पस में भी करते हैं, दवाइयां बनाने में भी हम लोग करते हैं। तो मेडिसिनल पर्पस में टेरिडोफाइट्स, कई सारे ऐसे प्लांट हैं जो टेरिडोफाइट्स हैं और उनको हम लोग मेडिसिनल पर्पस में यूज कर लेते हैं। मिट्टी को जकड़कर रखने वाले होते हैं, यानी कि ये एक अच्छे सॉइल बाइंडर होते हैं। सॉइल बाइंडर होते हैं। सॉइल बाइंडर है तो क्या? सॉइल बाइंडर है तो ये रिड्यूस करेंगे सॉइल एरोजन को, टू रिड्यूस दी सॉइल एरोजन। पानी जब बरसेगा या तेज पानी का बहाव आएगा तो मिट्टी, चूंकि मिट्टी को इसने जकड़ के रखा है तो मिट्टी अपनी जगह पर स्थिर रहेगी, वो मूव नहीं करेगी। इसके अलावा ये जो अपने टेरिडोफाइट्स होते हैं, इनमें फर्न्स भी आते हैं। फर्न जो गार्डन वगैरह में कई बार उगाए जाते हैं सजावट करने के लिए, यानी कि ऐसे सजावटी पौधों को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्नामेंटल प्लांट्स। यानी कि इनको ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। फर्न्स जो होते हैं ना, फर्न बेसिकली टेरिडोफाइट्स को ही हम लोग बोलते हैं। तो फर्न को अक्सर गार्डन में उगाया जाता है, गार्डन वगैरह में थोड़ा सा शोभा बढ़ाने के लिए, उसको सुंदर बनाने के लिए। अब बात करें यहां पर इनके प्लांट बॉडी स्ट्रक्चर की। प्लांट बॉडी स्ट्रक्चर, इसकी हम लोग चर्चा करें कि भाई इसका प्लांट बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है। चलो सबसे पहले हम इसकी चर्चा करें, प्लांट बॉडी स्ट्रक्चर। सबसे पहले जैसे ब्रायोफाइट्स में हमने कहा था कि डोमिनेंट फेज और उसका गैमेटोफाइटिक फेज, उसका डोमिनेंट फेज होता है, उसमें सेप्रोफाइटिक फेज। ऐसे ही यहां पर भी है। यहां पर डोमिनेंट फेज में क्या है, जरा उसको देखो। डोमिनेंट फेज, ये जो टेरिडोफाइट्स है ना, इन टेरिडोफाइट्स के अंदर जो मुख्य अवस्था है इनकी, मतलब जो इनका डोमिनेंट फेज है, इन टेरिडोफाइट्स में जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइटिक होती है। यानी इनका डोमिनेंट फेज कैसा होता है? स्पोरोफाइटिक होता है, या स्पोरोफाइट भी लिख सकते हो। स्पोरोफाइट मतलब 2n, यानी कि डिप्लॉयड। याद रखना है, ब्रायोफाइट्स में डोमिनेंट फेज गैमेटोफाइट था। इसको चाहो तो यहां पर नोट में भी आप लिख सकते हो, जिससे कंपैरिजन आपका हो जाएगा, तुलना हो जाएगी। बट इन ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स में हम लोग क्या पढ़े थे? ब्रायोफाइट्स के अंदर गैमेटोफाइट जो थी, यानी कि जो एन था, वो डोमिनेंट फेज था। ब्रायोफाइट्स में जो गैमेटोफाइट था वो डोमिनेंट फेज था, लेकिन यहां टेरिडोफाइट में जो डोमिनेंट फेज है वो क्या है? स्पोरोफाइट्स है। 2n जो रहता है ना, वो है। डिफरेंशिएशन की बात करें तो यहां पर बकायदा हमको प्रॉपर डिफरेंशिएशन मिलता है। जैसे
जैसे हमको यहाँ पर प्रॉपर जो ट्रू रूट्स होती है ना, वो ट्रू रूट्स यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलेंगी, जबकि ब्रायोफाइट्स में हमें ऐसी कोई ट्रू रूट्स नहीं मिल रही थी। यहाँ पर प्रॉपर ट्रू रूट्स, असली जो जड़ होती है वो मिलेंगी, प्रॉपर जो ट्रू स्टेम होती है, असली जो तना होता है वो मिलेंगी, प्रॉपर ट्रू लीव्स जो होती हैं, प्रॉपर जो सही मायने में असली जो पत्तियां होती हैं वो हमको देखने को मिलती हैं। तो बाकायदा इनमें ट्रू लीव्स, ट्रू स्टेम्स, ट्रू रूट्स, ये सब चीजें जो है वो इनके अंदर प्रेजेंट होती हैं, जबकि ऐसी ट्रू लीव्स, ट्रू स्टेम, ट्रू रूट्स हमको ब्रायोफाइट्स में देखने के लिए नहीं मिल रही थी। अच्छा, यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इनकी लीव्स को लेकर के जरा देखें अपन। लीव्स इन टेरिडोफाइट्स, ये जो टेरिडोफाइट्स हैं ना, इनके अंदर पत्तियां दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की पत्तियां होती हैं बाबू? दो प्रकार की बत्तियां नहीं, पत्तियां इनके अंदर पाई जाती हैं। एक तो होती है छोटी वाली जिनको माइक्रोफिल बोलते हैं, एक होती है बड़ी वाली जिनको मैक्रोफिल बोलते हैं। तो दो प्रकार की पत्तियां यहां पर होती हैं। एक पत्ती तो होती है स्मॉल लीव्स, जिनको हम लोग बोलते हैं माइक्रोफिल्स, माइक्रोफिल, ठीक है। और एक पत्ती होती है भाई बड़ी वाली, लार्ज लीव्स, बड़ी पत्तियां होती हैं, इनको बोलते हैं हम लोग मैक्रोफिल्स। तो एक माइक्रोफिल होता है और एक जो होता है वो मैक्रोफिल होता है। तो एक माइक्रोफिल होता है और एक मैक्रोफिल होता है। माइक्रोफिल एग्जाम्पल जरूर याद रखना, सेलेजिनेला सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इसका, सेलेजिनेला। एक फिल्म मुझे बताओ जिस फिल्म के अंदर ये सेलेजिनेला का इस्तेमाल किया गया है, बोला गया है बाकायदा। अक्षय कुमार की फिल्म है, ये भी मैं आपको आइडिया दे देता हूं, और वो फिल्म जो है ना वो भगवान राम के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। अक्षय कुमार किसी चीज की खोज में कहाँ जाता है भाई? श्रीलंका जाता है, वहां पर वो इस बात का जिक्र करता है, सेलेजिनेला। आप लोग समझ गए होंगे क्या है, मुझे कमेंट में बताना। तो सेलेजिनेला, सेलेजिनेला इसी में आता है, टेरिडोफाइट्स की कैटेगरी में आता है। और बड़ी पत्तियों वाले में एग्जाम्पल लिख लेना आप फर्न, इसमें एग्जाम्पल लिख लेना आप लोग फर्न। फर्न जो है वो मैक्रोफिल्स की कैटेगरी में आते हैं, इनमें बड़ी पत्तियां जो है वो हमें देखने के लिए मिल जाएंगी। क्लियर हो गया? इसमें मैं आपको पॉइंट्स जो है वो हाईलाइट कर देता हूं। यहां पर डोमिनेंट फेज जो है वो आपका स्पोरोफाइट है, वहीं ब्रायोफाइट्स के अंदर जो डोमिनेंट फेज था वो क्या था? गैमीटोफाइट था। यहां पर आपको ट्रू रूट्स देखने को मिलेंगी, ट्रू स्टेम देखने को मिलेंगी और ट्रू लीव्स भी देखने को मिलेंगी। यहां पर जो पत्तियां हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक को बोलते हैं हम लोग माइक्रोफिल, जो छोटी पत्तियां होती हैं वो मिलेंगी हमको सेलेजिनेला के अंदर, और एक बड़ी पत्तियां होती हैं जिनको मैक्रोफिल्स बोलते हैं, वो हमको मिलेंगी फर्न के अंदर। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़े, अब हम बात करें यहां पर इनके रिप्रोडक्शन की या फिर इनकी लाइफ साइकिल की। वो तो लाइफ साइकिल पढ़ोगे तो रिप्रोडक्शन अपने आप ही उसमें कवर हो जाएगा, या रिप्रोडक्शन पढ़ोगे तो लाइफ साइकिल अपने आप ही कवर हो जाएगी। तो हम बात करें यहां पर रिप्रोडक्शन कि भाई टेरिडोफाइट्स के अंदर रिप्रोडक्शन क्या होता है, कैसे होता है, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। अब देखो भाई यहां पर इनका जो जीवन चक्र है वो क्या है। सबसे पहले हमने जैसे कहा इसमें दो फेज मिलेंगी। पहला जो डोमिनेंट फेज है वो तो सेप्रोफाइटिक फेज है। तो सबसे पहला जो फेज है इसके अंदर वो तो क्या है? सेप्रोफाइटिक फेज। ये सबसे पहला वाला फेज हो गया। कौन सा वाला? स्पोरोफाइटिक, अरे सॉरी ये क्या लिख रहा हूं मैं, स्पोरोफाइटिक फेज है, नॉट सेप्रोफाइटिक। स्पोरोफाइटिक फेज। कौन सा फेज है ये स्पोरोफाइटिक फेज है, स्पोरोफाइटिक फेज। स्पोरोफाइटिक फेज में क्या होता है भाई? जो स्पोरोफिल्स, स्पोरोफिल समझते हो, ये वो पत्तियां हैं जिनके ऊपर स्पोरेंजिया बनते हैं। यानी कि एक तरह से मान करके चलो कि स्पोर बनाने वाली थैली है ये। स्पोरेंजिया बेसिकली क्या है? एक थैली जैसा स्ट्रक्चर है जिसमें स्पोर्स बनते हैं, और जिन पत्तियों पर ये स्पोर बनते हैं उन पत्तियों को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पोरोफिल बोलते हैं। स्पोरोफिल। स्पोरोफिल का मतलब क्या हो गया? ऐसी पत्तियां जिनके ऊपर स्पोरेंजिया आते हो और वो स्पोरेंजिया स्पोर बनाते हो, उन स्पोरोफिल को हम लोग क्या बोलते हैं, या उन पत्तियों को हम लोग स्पोरोफिल बोलते हैं। ठीक है? द लीव्स ऑन विच स्पोरेंजिया आर प्रेजेंट, जिनके अंदर स्पोरेंजिया, या फिर कह सकते हैं स्पोरेंजिया प्रोड्यूस्ड, जिन पर स्पोरेंजिया प्रोड्यूस्ड होते हों,
और ये जो स्पोरेंजिया हैं ये क्या बनाते हैं, ये स्पोर्स बनाते हैं। दीज स्पोरेंजिया, ये जो स्पोरेंजिया हैं ये प्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स। इनसे क्या बनते हैं बाबू, इनसे स्पोर्स बनते हैं। और ऐसी जो पत्तियां होती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोरोफिल बोलते हैं। सच लीव्स कॉल्ड स्पोरोफिल। आ गई बात समझ में, क्या स्पोरोफिल क्या है? स्पोरोफिल वो पत्तियां हैं जिनके ऊपर स्पोरेंजिया बनते हैं, और स्पोरेंजिया में क्या बनते हैं, स्पोरेंजिया में बाबू स्पोर्स बनते हैं। इज दैट क्लियर? चलो अब इसमें एक और शब्द होता है जिसको बोलते हैं स्ट्रोबिली या फिर कोन्स। स्ट्रोबिली ऑब्लिक करके लिखना कोन्स। ये क्या नई बला है भाई, स्ट्रोबिली कोन। अभी आपने एक कंफ्यूजन किया था स्पोरोफिल, अभी ये स्ट्रोबिली आ गया, ये क्या चीज होगी? कुछ केसेस में क्या होता है, कुछ केसेस में जो स्पोरोफिल है, ध्यान रखिएगा, कुछ केसेस में स्पोरोफिल मिलकर के एक डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे स्ट्रोबिली बोलते हैं या कोन बोलते हैं। ये स्पोरोफिल ही है। स्पोरोफिल मेक्स डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट, मतलब स्पोरोफिल जो है वो आपस में मिलकर के एक अलग ही और कॉम्पैक्ट, एकदम दबा हुआ स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं, और उस कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रोबिली या फिर कोन। दिस स्ट्रक्चर, ये जो अलग से नया स्ट्रक्चर बनता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोबिली या फिर कोन। इसी को हम लोग स्ट्रोबिली या फिर कोन के नाम से जानते हैं। एनसीईआरटी का एक फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल ही है, आप ऐसे ही लिख लेना इसको, एनसीईआरटी एग्जाम्पल करके ही लिख लेना आप लोग, प्रॉपर एनसीईआरटी से ही लिया है। एक तो है सेलेजिनेला और एक है इक्यूसीटम। सेलेजिनेला, एक तो ये याद कर लो आप, कौन सा, सेलेजिनेला, और दूसरा याद कर लो कौन सा, इक्यूसीटम। इक्यूसीटम, ये दो एग्जाम्पल याद हो जाएंगे आपको। कौन सा है, एक है सेलेजिनेला और एक है इक्यूसीटम। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, ठीक है। ये वो दो एग्जाम्पल हैं जिनके अंदर स्ट्रोबिली या कोन्स पाए जाते हैं। किसके एग्जाम्पल है ये, स्ट्रोबिली और कोन्स के एग्जाम्पल हैं। क्लियर? चलो अब यहां पर हम बात करें स्पोर फॉर्मेशन की, कि स्पोर्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। स्पोर फॉर्मेशन, इसको समझते हैं भाई, कैसे होगा इनके अंदर स्पोर फॉर्मेशन। अभी जैसे मैंने बताया, जिन पत्तियों पर स्पोरेंजिया बनते हैं उन्हीं स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर बनते हैं, और उन्हीं पत्तियों को हम स्पोरोफिल बोलते हैं। अब स्पोरेंजिया के अंदर क्या होता है, स्पोर मदर सेल होती है। स्पोरेंजिया जो है ना, इसी स्पोरेंजिया के अंदर पाई जाती है क्या, स्पोर मदर सेल। क्या होती है इनके अंदर भाई, स्पोर मदर सेल पाई जाती हैं, जो कि कैसी होती हैं, डिप्लॉयड। पूरा स्पोरेंजिया ही डिप्लॉयड है भाई, तो इसमें स्पोर मदर सेल होती है जो डिप्लॉयड होती है। इसमें होता है मियोसिस, मियोसिस कहिए या फिर हम कहेंगे रिडक्शन डिवीजन। तो मियोसिस होता है या फिर हम कहें रिडक्शन डिवीजन होता है। एक मियोसिस से चार बनते हैं, जितने भी होंगे उन सबसे चार चार बन जाएंगे, तो इससे बन जाएंगे आपके हैप्लॉइड स्पोर्स। इससे क्या बनेंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स बनकर के तैयार हो जाएंगे। ये लो जी, ये बनकर के तैयार हो गए क्या, हैप्लॉइड स्पोर्स। ठीक है, तो स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल, उसमें मियोसिस रिडक्शन डिवीजन हुआ, और उससे बन गए यहां पर क्या, हैप्लॉइड स्पोर्स। क्लियर हो गया? अब ये जो स्पोर्स बने हैं, ये स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं, और जर्मिनेट होकर के छोटे छोटे से मल्टी सेलुलर फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक गैमीटोफाइट बनाते हैं। यही स्पोर्स, ये जो स्पोर्स हैं ये जर्मिनेट होंगे, ये स्पोर्स क्या करेंगे, जर्मिनेट होंगे, और जर्मिनेट होकर के ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, प्रोड्यूसेस स्मॉल, बहुत छोटे छोटे से बनाते हैं, ऐसे नहीं कोई लार्ज बॉडी बनाते हो, बहुत ही छोटे से, मतलब इतने छोटे से जिनको देखने में भी मुश्किल हो। इनकॉन्सिपिक्वस जिनको हम लोग बोलते हैं, एक टर्म इस्तेमाल किया जाता है इनकॉन्सिपिक्वस, मुश्किल से दिखने वाले, जो बड़ी मुश्किल से दिख जाए वैसे, तो आसानी से जिनको हम देख भी ना सके, कैन नॉट
विजिबल इजिली, जिनको हाँ विजिबल ध्यान से देखोगे तो दिख जाएंगे पर आसानी से नहीं दिखते, इतने छोटे होते हैं। मल्टी सेलुलर होते हैं, नो डाउट मल्टी सेलुलर होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, और भी क्या बताएं आपको, यानी कि ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, यानी कि ये किसी पर डिपेंड नहीं है। लेकिन इनके अंदर कोई रूट वगैरह ऐसा स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, थैलॉइड स्ट्रक्चर होता है, जिनको हम लोग बोलते हैं गैमीटोफाइट। तो स्मॉल मल्टी सेलुलर फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमीटोफाइट यहां पर बनता है। आ गई बात समझ में? ये गैमीटोफाइट कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा, क्योंकि स्पोर से बना है। स्पोर्स कैसे हैं भाई? यहां पर हैप्लॉइड है, तो गैमीटोफाइट यहां पर बनकर के तैयार हो जाता है। क्लियर हुआ? ये जो गैमीटोफाइट है, इनको अभी जैसे ये बने बने हैं ना, तो इनको प्रोथैलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? प्रोथैलस, आल्सो कॉल्ड प्रोथैलस। क्या कहा जाता है बाबू इनको? इनको हम लोग बोलते हैं प्रोथैलस। एक तरह से देखा जाए तो अब इनका जो है वो गैमीटोफाइटिक फेज जो है वो शुरू हो चुका है। ये प्रोथैलस यहां पर बन जाते हैं, फिर ये प्रोथैलस हैं, इनमें और डेवलपमेंट होगा, फिर इसके बाद यहां से ठीक आ रही है बात समझ में? ये पॉइंट जो है वो आप इनको याद रखना। अच्छा, यहां पर मैं एक चीज और आपको बता दूं, कुछ प्रोथैलस में एक इकोलॉजिकल रेस्ट्रिक्शन है, फिर इसके आगे अपन बढ़ते हैं। एक ये पॉइंट जरूर लिख लेना, नहीं तो प्रोथैलस पर निकल जाएगा। एक इकोलॉजिकल रेस्ट्रिक्शन है। ये क्या बात हुई भाई? किस प्रकार का रेस्ट्रिक्शन सर आप बता रहे हो? देखो, समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए खास करके बहुत जरूरी है। नीट के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहो तो इस चीज को लिख दो, नीट इंपॉर्टेंट। हमने बात कहां रोक दी? हमने यहां प्रोथैलस पे रोक दी। इसके आगे क्यों नहीं बढ़े? क्योंकि अभी बढ़ते हैं, पहले इस प्रोथैलस को थोड़ा सोच लेते हैं, समझ लेते हैं। ये आपका जो प्रोथैलस है ना, ये इसके कुछ इकोलॉजिकल रेस्ट्रिक्शन है। क्या इकोलॉजिकल रेस्ट्रिक्शन है? प्रोथैलस को ग्रो करने के लिए ठंडा मौसम चाहिए, जहां पर डैम्पी एरिया होता है, जहां पर नमी होती है, वैसी जगह चाहिए, छांवदार वाली एरिया चाहिए। इस बात को ध्यान रखना। और फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की जरूरत चाहिए। यहां पर भी दिक्कत है कि भाई जो प्रोथैलस है, प्रोथैलस ग्रो मेनली इन कोल्ड, डैम्प एंड शेडी एरिया। यानी कि अगर वहां पर गर्मियों का मौसम हुआ, बहुत ज्यादा गर्मियां पड़ रही हैं, अरे क्या करते हो यार, छाव नहीं है, धूप ज्यादा पड़ रही है, तो फिर प्रोथैलस से बात आगे नहीं बढ़ेगी, प्रोथैलस ग्रो ही नहीं करेगा। ठीक है जी। और अगला जो यहां पर है इकोलॉजिकल रेस्ट्रिक्शन, वो ये है, फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है उसको पानी चाहिए। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस रिक्वायर्स वाटर। जैसे ब्रायोफाइट्स को पानी की जरूरत थी, ऐसे ही यहां पर इनको भी फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की जरूरत होती है। यही तो एक बात है यहां पर कि टेरिडोफाइट्स हमें ज्यादा संख्या में देखने के लिए क्यों नहीं मिल पाते। यही है एक इसका सबसे बड़ा कारण। इन्हीं रिक्वायरमेंट की वजह से टेरिडोफाइट का जो स्प्रेड है वो बहुत लिमिटेड है, बहुत बहुत लिमिटेड है। हम ये कह सकते हैं कि ये एक नैरो ज्योग्राफिकल रीजन तक ही सिमट के रह गए हैं। आपको बहुत सारी जगहों पर टेरिडोफाइट्स देखने को नहीं मिलते, और कई जगहों पर बहुत सारे देखने को मिलते हैं, क्योंकि ऐसी जगहों पर ठंडा मौसम भी मिल जाता है, शेडी एरिया भी मिल जाता है, नमी भी मिल जाती है, तो वहां तो ये अच्छे से ग्रो कर जाते हैं। क्योंकि देखो, आगे की जो कहानी है, यहां तक का तो ठीक है, आगे की जो कहानी है प्रोथैलस की, वो तभी आगे बढ़ेगी जब ये कंडीशन उसको मिल पाएंगी। भाई वो टेरिडोफाइट अपने आप को मल्टीप्लाई तभी कर पाएगा, उसमें रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन तभी होगा जब उसको पानी मिलेगा। और ये प्रोथैलस तभी ग्रो करेगा जब वो ठंडा मौसम हो, नमी वहां पर हो, छायेदार एरिया हो, तभी वहां पर वो ग्रो कर पाएगा। ये इसकी इसकी फैलाव को एक तरह से कह सकते हैं, ये नैरो ज्योग्राफिकल रीजन में सीमित होने का मेन कारण यही है। दिस इज द मेन रीजन, आप लिख सकते हो इनको। ये जो रेस्ट्रिक्शन है यहां पर, यही रेस्ट्रिक्शन है, इसका मेन रीजन है। These restrictions are the main reason for the spread limit, कि ये क्यों नहीं फैल पा रहे हैं, क्यों ये एक नैरो ज्योग्राफिकल रीजन में ही सिमिटेड हो, मतलब रह गए हैं। लिमिटेड इन अ नैरो जियोग्राफिकल रीजन।
एक नैरो जियोग्राफिकल रीजन में ही क्यों सिमट के रह गए हैं? बिकॉज ऑफ दिस रेस्ट्रिक्शन, बिकॉज ऑफ दिस रिक्वायरमेंट, क्योंकि उनकी ये रिक्वायरमेंट वहां पर पूरी होनी चाहिए, नहीं हो पाती तो बेचारे कुछ नहीं कर पाते। अब आते हैं यहां पर आगे की कहानी, वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या प्रोथैलस। अब मान के चल रहे हैं कि भाई उनको ठंडा मौसम भी मिल गया, उनको पानी भी मिल गया, उनको छावदार एरिया भी मिल गया और वहां पर पानी भी मौजूद है। तो सर आगे बताओ क्या होगा? चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर होगा भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहां पर होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो भाई हमारे पास क्या था? प्रोथैलस था, ये प्रोथैलस बन के तैयार हो गया था। अब ये जो प्रोथैलस है, ठंडा मौसम है और डैम्पी एरिया है, शेडी एरिया है, सब कुछ है। अब इस प्रोथैलस पर, प्रोथैलस मतलब ये क्या है? गैमीटोफाइट है। क्या है भाई? ये गैमीटोफाइट है, हैप्लॉइड है आपका ये प्रोथैलस, गैमीटोफाइट है। इस प्रोथैलस पर डेवलप होते हैं सेक्स ऑर्गन। प्रोथैलस पर क्या डेवलप होंगे? सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन इस पर डेवलप होते हैं। तो सेक्स ऑर्गन जो है ना वो यहां पर डेवलप होंगे, दोनों, मेल सेक्स ऑर्गन भी और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी। मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन, ये पॉइंट मैं हाईलाइट कर देता हूं। सेक्स ऑर्गन हमेशा कहां डेवलप होते हैं? गैमीटोफाइट स्टेज में, यानी कि जो प्रोथैलस है ना उस पर स्टेज पर, उस पर डेवलप होते हैं, चाहे वो मेल सेक्स ऑर्गन हो चाहे वो फीमेल सेक्स ऑर्गन हो। ये दोनों ही कहां डेवलप होंगे? आपके प्रोथैलस पर। यहां पर मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं? मेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं एंथ्रीडिया। जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसको हम लोग बोलेंगे क्या? एंथ्रीडिया। और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे आर्कीगोनिया। वही नाम है जो हमने ब्रायोफाइट्स में दिए थे। यहां पर मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं? आर्कीगोनिया बोलते हैं। क्लियर? अब यहां पर भाई फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? एंथ्रीडिया है वो एंथेरोजॉइड्स बनाएंगे, वही यहां पर ये है तो ये क्या बनाएंगे? यहां पर ये बनाएंगे एंथेरोजॉइड्स। ये इसने एंथेरोजॉइड्स बनाए जो कि क्या है? मेल गैमीट्स हैं, ब्रायोफाइट्स में पढ़ चुके हैं। यहां पर ये एग बनाएगा। एग क्या है? यहां पर इसका फीमेल गैमीट है, सभी लोग जानते हैं भाई इस बात को। तो ये फीमेल गैमीट बन गया, यहां पर उसने बनाया, फीमेल ने बनाया एग और मेल ने बनाया वहां पर एंथेरोजॉइड्स। अब यहां पर ये जो एंथेरोजॉइड्स हैं उनको आर्कीगोनियम तक पहुंचने के लिए पानी की जरूरत होती है, बिना पानी के वो मूव नहीं कर सकते, इस बात को ध्यान रखना। तो यहां पर जो एंथेरोजॉइड्स हैं, एंथेरोजॉइड्स यानी कि जो मेल गैमीट हैं वो पहुंचेंगे कहां तक? रीचेस टू दी आर्कीगोनिया, और ये पहुंचेंगे विद द हेल्प ऑफ वाटर। इसलिए पानी की वहां पर जरूरत होती है। अगर पानी नहीं होगा तो ये एंथ्रीडिया जो अपने एंथेरोजॉइड्स हैं वो आर्कीगोनिया तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। एक बार बस वो आर्कीगोनिया तक पहुंच जाएं, जैसे ही आर्कीगोनिया के कांटेक्ट में आएंगे वहां पर हो जाएगा फ्यूजन, फ्यूजन ऑफ एंथेरोजॉइड्स एंड एग सेल, और जो एग सेल है उनके बीच में फ्यूजन हो जाएगा और यहां पर बन जाएगा जाइगोट, जो कि फिर से हो गया एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। यानी कि अब यहां से फिर शुरू होगा क्या? स्पोरोफाइटिक फेज। ये आपका कंप्लीट हो गया क्या? गैमीटोफाइटिक फेज। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां पर जाइगोट बन गया, ये जाइगोट डेवलप होगा और एक मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइटिक बॉडी बनाएगा। ये बन गया जाइगोट, ये जाइगोट अब डेवलप्ड होगा और डेवलप होकर के बनाएगा एक मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइटिक बॉडी, जो कि कैसी होगी? डिप्लॉयड, क्योंकि जाइगोट भी डिप्लॉयड है भाई, ये भी डिप्लॉयड है तो उससे बनने वाली बॉडी भी कैसी होगी? ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस है, तो वो भी क्या होगी भाई? आपकी यहां पर डिप्लॉयड ही होगी। किसी को कोई समस्या मेरे हिसाब से तो इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान सी चीजें यहां पर अपन बता रहे हैं।
अब यहां पर कुछ और कंसेप्ट को समझो। ये कहानी समझ में आ गई कैसे क्या हुआ, कहां कहां से इसकी शुरुआत हुई और कहां पर आकर के खत्म हो गई। ये बन गया, अब ये स्पोरोफाइटिक बॉडी बन गई। ये स्पोरोफाइटिक बॉडी में फिर वही, इसके पास भी कुछ लीप्स होंगी, एक माइक्रो स्पोरोफिल होंगे, कुछ मैक्रो स्पोरोफिल होंगे, कुछ लीप्स ऐसी होंगी जिनके अंदर स्पोरेंजिया डेवलप होंगे, उनको स्पोरोफिल बोलेंगे। जिनके अंदर भाई बात वही होगी ना, स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर बनेंगे, वो थैली है जिसके अंदर स्पोर बन रहे हैं, फिर वो स्पोर जर्मिनेट होकर के कहीं पर गैमीटोफाइट बना देंगे। ठीक, चलो उसके अंदर मियोसिस होती है, मियोसिस से स्पोर बनते हैं, स्पोर जर्मिनेट होकर के गैमीटोफाइट बनाते हैं, फिर गैमीटोफाइट से प्रोथैलस बन जाता है, प्रोथैलस पर फिर आपके सेक्सुअल ऑर्गन डेवलप होते हैं, कहीं पर एंथ्रीडिया डेवलप होता है, कहीं पर आर्किगोनिया डेवलप होता है, या दोनों एक ही जगह पर डेवलप होते हैं। फिर एंथ्रीडिया जो है वो मेल सेक्स ऑर्गन बनाते हैं, आर्किगोनिया जो है वो आपके फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं, वो फीमेल गैमीट बनाते हैं। वहां पर एंथ्रीडिया से एंथ्रोजॉइड्स निकलते हैं जो कि आपके मोटाइल होते हैं, बायोफ्लैजिलेटेड गैमीट होते हैं, वो पानी की मदद से आर्किगोनिया तक पहुंचते हैं। वहां पर जाकर के फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जाइगोट बन जाता है जो कि डिप्लॉयड होता है। वही जाइगोट फिर बाद में डेवलप होकर के स्पोरोफाइटिक बॉडी बना देता है। क्लियर हो गई कहानी? कोई समस्या? ऐसे पहाड़े की तरह रटा हुआ होना चाहिए, कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं ये। उसके बाद फिर हम बात करेंगे, इसमें एक और कंसेप्ट है, वो है हेटेरोस्पोरी। अब इसको थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हेटेरोस्पोरी एंड सीड हैबिट, हेटेरोस्पोरी एंड सीड हैबिट। अब ध्यान से सुनिएगा, अभी हमने कहा कि टेरिडोफाइट्स में बीज नहीं बनते हैं, बीज इसके अंदर नहीं बनते हैं, मतलब वैस्कुलर प्लांट है ये, वैस्कुलर क्रिप्टोगैम है, वैस्कुलर टिश्यू होते हैं लेकिन सीड नहीं बनते हैं, ध्यान रखना। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं हेटेरोस्पोरी और सीड हैबिट, मतलब सीड हैबिट की शुरुआत यहां से हो गई थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट माना जाता है नीट के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको पहले तो लगा लो, IMP कंसेप्ट फॉर द नीट एग्जाम के लिए। तो भाई ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से इसको सुनना मैं क्या कह रहा हूं। स्पोर्स ना दो प्रकार के होते हैं, देखो टाइप्स ऑफ स्पोर। यहां पर हमने कहा ना जो स्पोर्स बन रहे हैं, स्पोरेंजिया जो होते हैं उनमें मियोसिस होती है, तो वहां से स्पोर्स बनते हैं। अब स्पोर्स ना दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं यहां पर आपके होमोस्पोरस। क्या होते हैं आपके? होमोस्पोरस। किसी को कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। होमोस्पोरस, दो प्रकार के स्पोर हैं, एक स्पोर कैसा है? होमोस्पोरस। तो बताओ दूसरा स्पोर कैसा होगा? हेटेरोस्पोरस। ये दूसरा है, ये हो गया जी कैसा आपका? हेटेरोस्पोरस। तो एक होमोस्पोरस है, तो दूसरा है बाबू आपका कौन सा? हेटेरोस्पोरस। ये रहा होमोस्पोरस, ये रहा हेटेरोस्पोरस। अब होमोस्पोरस का क्या मतलब है? होमोस्पोरस मतलब ज्यादातर जो टेरिडोफाइट्स होते हैं, ज्यादातर टेरिडोफाइट्स, उसमें एक ही तरह के स्पोर्स बनते हैं। ध्यान रखिएगा, मोस्टली जो आपके टेरिडोफाइट्स हैं वो सेम टाइप के स्पोर बनाते हैं, सेम टाइप्स ऑफ स्पोर, अलग अलग तरह के स्पोर्स नहीं बनते उनमें सेम टाइप के स्पोर बनते हैं। तो जहां पर सेम टाइप के स्पोर बनेंगे उनको हम लोग क्या बोलते हैं? होमोस्पोरस। और ज्यादातर टेरिडोफाइट कैसे होते हैं? होमोस्पोरस ही होते हैं। एग्जाम्पल में जैसे लाइकोपोडियम, इक्विसिटम, साइलोटम, ये सब इसी के एग्जाम्पल हैं। जैसे लाइकोपोडियम है, जैसे इक्विसिटम है, ज्यादातर मैं बता रहा हूं आपको, हालांकि सभी नहीं कह रहा हूं मैं कि सबकी सब होमोस्पोरस होते हैं, ज्यादातर तो होते ही होते हैं। लाइकोपोडियम, इक्विसिटम, साइलोटम, पी साइलेंट होगा इसके अंदर, ध्यान रखना। और एक आपका होता है ड्रायोप्टेरिस। कौन सा होता है? ड्रायोप्टेरिस। ड्रायोप्टेरिस, नाम बड़े अच्छे अच्छे हैं यहाँ पर, ड्रायोप्टेरिस। ये एग्जाम्पल याद रखना, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको। एक लाइकोपोडियम, इक्विसिटम, साइलोटम, ड्रायोप्टेरिस, ये बिल्कुल एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन उठाया मैंने, बिल्कुल वहीं से ये एग्जांपल आपको उसमें मिल जाएंगे। फिर अब नेक्स्ट कहां गया? नेक्स्ट है आपका यहां पर हेटेरोस्पोरस। हेटेरोस्पोरस, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें दो प्रकार के स्पोर बनते हैं, इनको अपन अगली स्लाइड में देख लेते हैं, यहां जगह नहीं बची है। तो नेक्स्ट कौन से हैं आपके? हेटेरोस्पोरस। हेटेरोस्पोरस कौन से हैं? देखो ज्यादातर तो मैंने अभी आपको बता ही दिया, मैक्सिमम मोस्टली जो टेरिडोफाइट्स हैं वो तो ये रहे होमोस्पोरस। कुछ बचे कुछ हैं बेचारे, सम टेरिडोफाइट्स, कुछ टेरिडोफाइट्स हैं जो प्रोड्यूस करते हैं टू टाइप्स ऑफ स्पोर,
टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर, दो अलग प्रकार के स्पोर्स उनमें बनते हैं, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर, जिनके अंदर दो अलग अलग प्रकार के स्पोर्स हमें देखने के लिए मिल जाएंगे। वहां पर एक ही प्रकार के स्पोर थे, यहां पर ज्यादातर टेरिडोफाइट में होमोस्पोरस एक ही प्रकार के स्पोर हैं, कोई अलग नहीं। यहां पर दो प्रकार के स्पोर बनते हैं, दो डिफरेंट टाइप के स्पोर बनते हैं, एक बड़े होते हैं एक छोटे होते हैं, एक बड़े स्पोर होते हैं और एक छोटे स्पोर होते हैं। एक होते हैं थोड़े बड़े साइज के स्पोर, लार्ज स्पोर, जिनको हम लोग बोलते हैं मैक्रो स्पोर। एक होते हैं छोटे साइज के स्मॉल स्पोर, छोटे साइज के होते हैं ये स्मॉल स्पोर, जिनको हम लोग बोलते हैं माइक्रो स्पोर, जिनको हम लोग क्या बोलेंगे, माइक्रो स्पोर। अंडरलाइन कर दूं इसको, इंपॉर्टेंट है। तो ये दो टाइप के स्पोर यहां पर बन रहे हैं, एक साइज में बड़े हैं और एक साइज में छोटे हैं। जो साइज में बड़े हैं उनको मैक्रो स्पोर बोल रहे हैं, जो साइज में छोटे हैं उनको माइक्रो स्पोर बोल रहे हैं। रट्टा मार लेना इनके एग्जाम्पल, रट्टा मार लेना। इसमें एग्जाम्पल है सेलेजिनेला और साल्विनिया, सेलेजिनेला और साल्विनिया, ये एनसीईआरटी के ही एग्जाम्पल हैं और काफी बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। सेलेजिनेला एंड साल्विनिया, ये दो एग्जाम्पल इसमें याद रख लो, सेलेजिनेला और साल्विनिया, सेलेजिनेला और साल्विनिया, सेलेजिनेला और साल्विनिया, सेलेजिनेला और साल्विनिया। होमोस्पोरस के एग्जाम्पल लाइकोपोडियम, इक्विसिटम, साइलोटम, ड्रायोप्टेरिस। होमोस्पोरस, होमोस्पोरस के एग्जाम्पल बोलो जरा, होमोस्पोरस के एग्जाम्पल लाइकोपोडियम, इक्विसिटम, साइलोटम और ड्रायोप्टेरिस, लाइकोपोडियम, इक्विसिटम, साइलोटम और ड्रायोप्टेरिस। और हेट्रोस्पोरस के एग्जाम्पल सेलेजिनेला, साल्विनिया, सेलेजिनेला, साल्विनिया, सेलेजिनेला, साल्विनिया, सेलेजिनेला, साल्विनिया। रट लो बाबू, इनको रट लो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके। ठीक, चलो अब यहां पर थोड़ा सा इसका सिग्निफिकेंस, मतलब इसमें क्या है, सीड नहीं बनते हैं लेकिन सीड हैबिट इनके अंदर आ चुकी है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है हेट्रोस्पोरस का, वो थोड़ा देखें। सिग्निफिकेंस, इनके अंदर सीड हैबिट जो है ना वो आ चुकी है, एक तरह से सीड हैबिट का प्रीकर्सर है। ये ऐसा होता है ना कि भाई बच्चे हैं, अभी वो दोनों पैरों पर खड़ा होना सीखे नहीं है, मतलब दोनों पैरों पर खड़े होकर के चलना नहीं सीखे, लेकिन घुटनों से चलना सीख गए हैं। यानी कि इन्होंने एक संकेत दे दिया है कि धीरे धीरे ये अब ये पैरों पर चलना भी सीख जाएंगे। तो टेरिडोफाइट्स भी बिल्कुल वही है भाई, प्लांट का इवोल्यूशन ही तो है एक तरह का, कि पहले एल्गी थे, एल्गी से थोड़े और डेवलप हुए तो ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स में और डेवलपमेंट हुआ तो टेरिडोफाइट्स। अब टेरिडोफाइट्स में पहले तो वैस्कुलर टिश्यू भी नहीं थे, ब्रायोफाइट्स में तो वैस्कुलर टिश्यू भी नहीं थे, टेरिडोफाइट्स में प्रॉपर वैस्कुलर टिश्यू आ गए। ब्रायोफाइट्स ठीक से जमीन पर नहीं रह सकते थे, उनको पानी चाहिए था, टेरिडोफाइट्स प्रॉपर लैंड प्लांट हो गए, एक डेवलपमेंट हुआ। अब इनके अंदर सीड नहीं है, लेकिन यहां से आएगा आगे कौन सी स्टेज आने वाली है, यानी कौन सा वो आने वाला है क्लास, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में बाकायदा सीड होते हैं। उसके आगे फिर आएगा एंजियोस्पर्म, जिनमें बाकायदा सीड कोट होता है। जिम्नोस्पर्म में सीड तो होते हैं लेकिन सीड के ऊपर कवरिंग नहीं होती, वहां पर नेकेड सीड पाए जाते हैं, नंगे सीड होते हैं, वहां पर सीड कोट नहीं होता जिम्नोस्पर्म के अंदर। तो ऐसे डेवलपमेंट हुआ है भाई। जिम्नोस्पर्म देखो, एल्गी के अंदर कोई सीड नहीं, ब्रायोफाइट्स के अंदर कोई सीड नहीं, टेरिडोफाइट के अंदर कोई सीड नहीं। सीड की शुरुआत होती है जिम्नोस्पर्म से, लेकिन टेरिडोफाइट में कुछ ऐसी झलकियां दिखती हैं कि हाँ अब आने वाली जनरेशन, यानी आने वाला जो इससे नया डेवलप प्लांट होगा उसमें सीड बनेंगे। तो टेरिडोफाइट से आगे क्या बने, जिम्नोस्पर्म बने, उनमें सीड आ गई। तो कुछ हल्की फुल्की, ये एक तरह से मान के चलो ये घुटनों पे चलने वाला बच्चा है, हमको यकीन है कि अब ये बड़ा होकर के पैरों पे भी चलेगा। यानी इसमें सीड जैसे लक्षण दिख रहे हैं, सीड है नहीं लेकिन सीड जैसे लक्षण दिख रहे हैं। इनमें इवोल्यूशन हुआ तो सीड भी बनेंगे, इवोल्यूशन हुआ तो सीड भी बनेंगे इनमें। तो इनमें सीड हैबिट प्रीकर्सर हैं, जैसे किसके अंदर, जो हेट्रोस्पोरस प्लांट है उनके अंदर। हेट्रोस्पोरस प्लांट के अंदर है, इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेना आप लोग। इन हेट्रोस्पोरस प्लांट, जो हेट्रोस्पोरस प्लांट है, कौन से आपको हेट्रोस्पोरस प्लांट मैंने आपको बताए दो, सेलेजिनेला, साल्विनिया, सेलेजिनेला, साल्विनिया, सेलेजिनेला, साल्विनिया, ये दो मैंने आपको एग्जांपल बताए हैं हेट्रोस्पोरस के। तो यहां पर क्या होता है कि जो फीमेल गैमीटोफाइट पेरेंट होते हैं वो स्पोरोफाइट पर कुछ समय के लिए रहते हैं, ध्यान रखना। फीमेल गैमीटोफाइट, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको, जो फीमेल गैमीटोफाइट है ना, फीमेल गैमीटोफाइट पेरेंट, वो स्पोरोफाइट पर
कुछ समय के लिए जुड़े रहते हैं, वहां पर उनसे अटैच रहते हैं। पेरेंट आर अटैच्ड विद द स्पोरोफाइट्स फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए। ऐसा नहीं कि एकदम से भाई यहां पर गैमेटोफाइट बने या स्पोर्स बने तो वो वहां से अलग हो गए, नहीं, कुछ समय के लिए वो उस पर जुड़े रहेंगे, वो एक दूसरे से अटैच्ड रहते हैं। कहने का मतलब है कि जाइगोट का डेवलपमेंट यंग एम्ब्रियो में फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही होता है। यही तो सीड हैबिट है भाई। सीड कैसे बनता है, बीज कैसे बनता है, आपने कोई पता है? फर्टिलाइजेशन होता है, ओवरी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा। अब ओवरी के अंदर ओव्यूल पाया जाता है, ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट होता है, वो बेसिकली जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो, और जो ओवरी बॉल होती है वो बेसिकली यहाँ पर पूरी जो ओवरी होती है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, और जो ओव्यूल के बाहर की इंटेगुमेंट होती है वो सीड कोट में कन्वर्ट हो जाती है। अब यहाँ पर कोई फ्रूट वगैरह तो है नहीं। कुल मिलाकर के एक बात समझ में आ गई कि सीड कहाँ बनेगा, सीड बनेगा किसी चीज के अंदर, किसी चीज के अंदर, यानी कि जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो ही सीड का मेन पार्ट है। तो इसका मतलब जाइगोट जो हो रहा है ना वो भी किसी चीज के अंदर बनना चाहिए। यही सीड की सबसे पहली निशानी है कि सीड कैसे बनेगा, सीड तभी बनेगा जब जाइगोट किसी चीज के अंदर बने। तो यहां पर वही है, यहां पर जो जाइगोट है उसमें एक यंग एम्ब्रियो फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही बनता है। यहां पर जाइगोट एक यंग एम्ब्रियो में कन्वर्ट हुआ, मतलब उसमें डेवलपमेंट हुआ, उसने एक यंग एम्ब्रियो बनाया। तो ये जो यंग एम्ब्रियो बना है ये बना है विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट, ये फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर बना है। यही तो इसकी खास बात है, ये फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर बना है। ये सीड हैबिट के ही तो लक्षण हैं, यही तो है सीड हैबिट के लक्षण। ये इवेंट सीड हैबिट का प्रीकर्सर माना जाता है, इवोल्यूशन की तरफ इशारा कर रहा है कि आगे चल करके अगर यही चीज रही तो ये जाइगोट एम्ब्रियो बन जाएगा और वो फीमेल गैमेटोफाइट में रहेगा और आगे चल के सीड बन जाएगा। यही ये जो लक्षण आपको दिख रहे हैं ना, यही तो है कि जाइगोट का डेवलपमेंट यंग एम्ब्रियो में फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही हो रहा है। ये एनसीईआरटी की लाइन है, बिल्कुल इसको लिख लेना, एनसीईआरटी लाइन, बिल्कुल एज इट इज वही की वही लाइन मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो आपको दिख रहा है, ये जो इवेंट आपको दिख रहा है, दिस इवेंट इज द प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट, दिस इवेंट इज द प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट। सीड हालांकि बन नहीं पाया लेकिन सीड हैबिट के लक्षण जरूर दिख रहे हैं उसके अंदर, सीड हैबिट के लक्षण दिख रहे हैं। ये इवोल्यूशन में एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, इट इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप, इंपॉर्टेंट स्टेप इन द इवोल्यूशन ऑफ सीडेड प्लांट। जिनके अंदर सीड बनेंगे उनमें एक इंपॉर्टेंट स्टेप इसको माना जाता है। क्लियर? चलो अब बात करें हम लोग यहां पर क्लासिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट्स। देखो भाई, टेरिडोफाइट्स के क्लासिफिकेशन की हम लोग चर्चा करें, हेडिंग को अंडरलाइन कर दीजिएगा, इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका क्लासिफिकेशन का, ठीक है। काफी सारे क्वेश्चन यहां से बनते हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही हम बात करेंगे तो एनसीईआरटी में टेरिडोफाइट्स को टोटल 4 क्लासेस में डिवाइड किया है और एग्जाम्पल के साथ आपको ये याद करना है। इन एनसीईआरटी, मैं कहीं बिल्कुल भी बाहर जाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, पूरा एनसीईआरटी में बता रहा हूं। तो यहां पर टोटल 4 क्लासेस है। कितनी क्लासेस है बाबू? 4 क्लासेस यहां पर बताई गई हैं विद एग्जाम्पल, वो आपको याद रखना जरूरी है। तो वो 4 कौन कौन से हैं, क्या है, वो मैं आपको बता देता हूं। इसमें ना आप एक काम कीजिएगा, एक टेबल बना लीजिएगा, उसमें आपका अच्छे से काम हो जाएगा। प्रॉपर जो आपकी टेबल एक बनेगी ना, उस टेबल को आप लोग यहां पर बना लेना, ठीक। तो किसके अंदर क्या आने वाला है, कौन कौन सी चीजें आने वाली हैं, वो सब चीजें जो है वो आपकी यहां से क्लियर हो जाएंगी। क्लियर? तो मैं आपको एक टेबल बता देता हूं, 1 मिनट। हाँ, तो मैं बात कर रहा था किसकी, 4 क्लासेस की बात कर रहे थे हम लोग के। अपना जो टेरिडोफाइट्स है उसका क्लासिफिकेशन, ये फ्लो, फोन आ जाते हैं ना तो पूरा फ्लो ही खराब हो जाता है। कितना बढ़िया फ्लो चल रहा था कि टेरिडोफाइट के क्लासिफिकेशन की हम बात कर रहे थे, उसको हम लोग 4 क्लासेस में डिवाइड करेंगे। तो आप एक प्रॉपर टेबल बना के देख लेना, ठीक है। टेबल में आपको 3 कॉलम रखने हैं। एक तरफ आप लिख लीजिए क्लास, क्लास का नाम, 4 क्लास अपने यहां लिखेंगे। दूसरी तरफ लिख लीजिए एग्जाम्पल,
एग्जाम्पल जो भी होंगे वो यहाँ लिख लेंगे हर क्लास के, और यहाँ पर एग्जाम्पल प्रॉपर एनसीईआरटी के लिखना है अपन को। एनसीईआरटी से बाहर मैं एक भी एग्जाम्पल आपको नहीं लिखाऊंगा, केवल एनसीईआरटी के एग्जाम्पल, बस, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। और कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स, अगर कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स उनके बारे में है तो बस वो, ये 3 टेबल का आप एक बनाइए। 4 क्लासेस हैं, तो सबसे पहली जो क्लास है यहाँ पर टेरिडोफाइट्स के क्लासिफिकेशन में 4 क्लास है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। सबसे पहली क्लास है यहाँ पर साइलोप्सिडा। ये किसका फोन है भाई, छोड़ो। साइलोप्सिडा, ये है भाई यहाँ पर सबसे पहली क्लास। कौन सी क्लास है? साइलोप्सिडा। एग्जाम्पल है इसके अंदर साइलोटम। एग्जाम्पल जरूर याद रखना, एग्जाम्पल क्या है इसके अंदर? साइलोटम। और ये सबसे प्रिमिटिव है, की नोट्स में बस ये लिख लो, मोस्ट प्रिमिटिव। मोस्ट प्रिमिटिव, सबसे पुराने जो आपके टेरिडोफाइट्स है ना वो यही है। मोस्ट प्रिमिटिव क्लास जो है वो यही मानी जाती है। दूसरा यहां पर जो क्लास है वो है लाइकोप्सिडा। लाइकोप्सिडा, एग्जाम्पल इसमें 2 हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेलेजिनेला और लाइकोपोडियम, ये याद रखना। सेलेजिनेला एंड लाइकोपोडियम। ये देखो लाइकोप्सिडा से नाम तो समझ, लाइकोपोडियम बस ये याद कर लेना आप, सेलेजिनेला याद हो ही जाएगा। तो सेलेजिनेला, लाइकोपोडियम, इनको ना क्लब मॉस भी बोलते हैं, क्लब मॉस, याद रखना। क्लब मॉस के नाम से भी जाना जाता है, आल्सो कॉल्ड क्लब मॉस। क्लब मॉस भी इनको हम लोग बोलते हैं। और सेलेजिनेला के बारे में एक पॉइंट लिख लेना कि सेलेजिनेला क्या है, यहाँ पर हेट्रोस्पोरस नेचर का है, जो भी मैंने पीछे लिखाई दिया है। लिखो मत लिखो आपकी मर्जी है, लिखना चाहो तो लिख लेना, हेट्रोस्पोरस नेचर का होता है। फिर उसके बाद तीसरी क्लास है यहाँ पर फिनोप्सिडा। फिनोप्सिडा के अंदर एस जो है वो साइलेंट है। फिनोप्सिडा, ऐसी स्पेलिंग, ऐसी इंग्लिश बनाते ही काय को जहां साइलेंट रखना पड़े तो एस लिखा ही काय को, जब तुम्हें को साइलेंट ही उसको बोलना ही नहीं था। चलो छोड़ो। एग्जाम्पल इसमें याद रखना, इक्यूसिटम। इक्यूसिटम, इक्यूसिटम का कॉमन नेम क्या है? हॉर्स टेल, याद रखना, हॉर्स टेल। इसके बारे में की पॉइंट्स बहुत अच्छे अच्छे हैं। जो इक्यूसिटम है, जो हॉर्स टेल है, इसकी जो स्टेम होती है उसमें नोड और इंटरनोड होते हैं, इसको भी अच्छे से लिखना, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। नोड और इंटरनोड ये प्रेजेंट होते हैं इसकी स्टेम में, प्रेजेंट इन दी स्टेम, यानी कि ये जो आपका इक्यूसिटम है इसकी स्टेम में नोड इंटरनोड पाए जाते हैं। और इसके अंदर सिलिका भी पाया जाता है, सिलिका आल्सो प्रेजेंट, इनके अंदर सिलिका भी होता है। इससे भी क्वेश्चन आते हैं, इक्यूसिटम के अंदर सिलिका देखने के लिए मिल जाता है। और फिर आ जाओ, आखिरी क्लास है टेरोप्सिडा। टेरोप्सिडा, ये 4th क्लास। टोटल 4 क्लास हो गई, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, फिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। टेरोप्सिडा के अंदर एग्जांपल लिखो आप, जैसे आपका ड्रायोप्टेरिस, टेरिस, एडियंटम, ये आपका है ड्रायोप्टेरिस। एक ये है, कितना अच्छा लगता है ये नाम बोलने में, ड्रायोप्टेरिस, ड्रायोप्टेरिस, ठीक है, ड्रायोप्टेरिस। एक होता है आपका एडियंटम, एडियंटम, और एक आपका लिख लेना टेरिस, ड्रायोप्टेरिस, और एक सिंपल टेरिस, इसमें से ड्रायोप हटा दिया है, तो ये ड्रायोप्टेरिस, टेरिस और एडियंटम, ये 3 एग्जांपल इसमें याद रखो। इसमें ये मान करके, और फर्न, फर्न भी इसी के ही अंदर आता है भाई, फर्न भी इसी के अंदर आते हैं। ये टेरिडोफाइट का सबसे बड़ा ग्रुप है, सबसे बड़ा ग्रुप यही माना जाता है। इसमें बड़े पत्ते होते हैं, मैक्रोफिल्स होते हैं। दिस इज द लार्जेस्ट ग्रुप, ये लार्जेस्ट ग्रुप है, और इनके अंदर मैक्रोफिल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, मैक्रोफिल्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक, तो ये हो गया अपना इक्यूसिटम, सॉरी अपना टेरिडोफाइट्स लेक्चर कंप्लीट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।